नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल गपशप में। कहानी सुनो मुहावरा बूझो की श्रृंखला में पेश है आज की कहानी भोपाल गैस ट्रेजेडी 1984। दोस्तों, आज मैं आपके समक्ष भोपाल गैस ट्रेजेडी 1984 नामक जो कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ वो दरअसल एक कहानी नहीं अपितु एक त्रासदी है जो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में घटी थी और इत्तेफाक से मैं उस समय भोपाल में ही रहती थी। अभी हाल ही में नेटफ्लिक्स पर यशराज फिल्म्स द्वारा एक सीरीज रिलीज हुई है जिसका नाम है द रेलवे मैन द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ भोपाल 1984। इस सीरीज को देखने पर मन में उस समय का सारा घटनाक्रम चलचित्र की तरह घूम गया और मैंने सोचा कि मैं एक आम आदमी की हैसियत से उस समय का अपना अनुभव आप सबके साथ साझा करूं। मेरे पापा एक सरकारी संस्थान में सिविल इंजीनियर थे और 1984 में भोपाल में स्थानांतरित थे। हम लोग सुल्तानिया इन्फेंट्री लाइंस में कैंटोनमेंट एरिया में सरकारी आवास में रहते थे। घर के नजदीक ही पापा का ऑफिस भी था। हमारे परिवार में थे मम्मी पापा और हम 3 बहनें। मैं बहनों में सबसे बड़ी हूं और उस समय मैं बीएससी फर्स्ट ईयर की छात्रा थी। दोनों छोटी बहनें तब स्कूल में पढ़ती थीं। मुझे आज भी याद है कि 2 दिसंबर को ही मेरी मौसी की लड़की की शादी थी जो दिल्ली में रहते थे। तो मम्मी पापा शादी में सम्मिलित होने के लिए दिल्ली गए हुए थे और हम तीनों बहनें भोपाल में ही थी। हमारे घर के अलावा उस कैंपस में 3 घर और थे। 2 दिसंबर की रात को करीब 4 बजे के आसपास चौकीदार ने घंटी बजाकर हमें कहा कि कुछ लोग भागकर सड़क पर आए हैं, उनके घर गैस सिलेंडर फट गया है और वह उन्हें पानी पिलाने और उनकी मदद करने के लिए जा रहा है। मैंने बिना दरवाजा खोले अंदर से ही सहमति दे दी। ठंड के दिन थे और वैसे भी दरवाजा खोलने का तो सवाल ही नहीं था। सुबह उठकर रोज की तरह मैंने दोनों बहनों का और अपना टिफिन पैक किया और दोनों बहनों को स्कूल भेज दिया। उस दिन हमारी कामवाली भी नहीं आई थी। रोजमर्रा की तरह मैंने रेडियो लगा रखा था और 8 बजे रेडियो पर न्यूज में मैंने सुना कि भोपाल में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से गैस रिसाव हुआ है और कई लोग प्रभावित हुए हैं और कुछ लोग मर भी गए हैं। फैक्ट्री हमारे एसआई लाइन्स इलाके से कुछ ही दूरी पर थी। तकरीबन आधे घंटे का पैदल रास्ता रहा होगा शायद। खैर, मैंने न्यूज तो सुनी पर मैं स्थिति की गंभीरता को समझ नहीं सकी। मुझे लगा कि फैक्ट्री में कोई गैस रिसाव हुआ है और कुछ कर्मचारी उसकी चपेट में आ गए हैं। मैं कॉलेज जाने की जल्दी में थी और मैं तैयार होकर कॉलेज के लिए निकल पड़ी। मुझे पास के शहजानाबाद से कॉलेज के लिए टेम्पो पकड़ना होता था। शहजानाबाद तक मैं पैदल ही जाती थी क्योंकि कैंट एरिया में पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो चलते नहीं है। जैसे ही मैं कैंट पार करके शहजानाबाद पहुंची तो वहां का नजारा ही अजीब था। सड़क के दोनों ओर लोग उल्टियां कर रहे थे, कोई सड़क पे लेटा हुआ है, इधर उधर गिरे हुए लोग। एक डॉक्टर का क्लिनिक मेरे रास्ते में पड़ता था। वहां बहुत ही लंबी लाइन लगी हुई थी। मैंने वहां एक आदमी से पूछा कि ये सबको क्या हो रहा है। उसने कहा शहर में गैस रिसाव हो गया है, आप घर वापस जाओ। मुझे कुछ समझ नहीं आया और मैं घर वापस आ गई। घर आकर मैं टीवी लगाकर बैठ गई और न्यूज का इंतजार करने लगी। थोड़ी देर में मेरी दोनों बहनें भी स्कूल से वापस आ गई और बोली कि स्कूल में छुट्टी हो गई है क्योंकि फैक्ट्री में गैस रिसाव हो गया है। फिर जब हमने टीवी पर न्यूज सुनी तब जाकर हमें वस्तुस्थिति का सही सही पता चला। उधर दिल्ली में 2 दिसंबर को शादी थी। सुबह विदाई के बाद किसी ने मेरे मम्मी पापा को बताया कि भोपाल में गैस रिसाव हो गया है। उसके बाद मम्मी पापा पूरे दिन टीवी पर न्यूज सुनते रहे। वे बहुत घबरा गए क्योंकि उन्हें लगा कि यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री तो हमारे घर के बहुत पास है। उन दिनों हमारे कैंपस के 4 घरों में से किसी के घर पर भी फोन नहीं था। हाँ, ऑफिस में फोन था, उस पर भी ट्रंक कॉल हुआ करती थी। पापा ऑफिस में ट्रंक कॉल करते रहे पर ऑफिस भी बंद पड़ा था। आखिर 4 तारीख शाम को हमारे पड़ोसी अंकल ने बताया कि उनकी पापा से बात हुई है और उन्हें बता दिया है कि सब ठीक है। पूरे शहर का आलम ये था कि किसी पेड़ पर एक भी पत्ता नजर नहीं आ रहा था। हम तीनों बहनें भी डरकर घर बैठे थे
और मम्मी पापा के आने का इंतजार कर रहे थे। आखिर 3-4 दिन के बाद ही मम्मी पापा भोपाल वापस आ सके। मम्मी तो हमें देखते ही फूट फूट कर रोने लगी और बोली कि उन्हें तो किसी की बात पर कोई यकीन ही नहीं था कि हम तीनों ठीक हैं। मम्मी को लग रहा था कि जब तक मैं अपनी आंखों से नहीं देख लेती कि मेरी लड़कियां ठीक हैं, तब तक उन्हें किसी की बात पर विश्वास नहीं होगा, क्योंकि फैक्ट्री घर के बहुत ही ज्यादा नजदीक थी। तो उनको लग रहा था कि बहुत मुश्किल है कि लड़कियां मेरी सकुशल होंगी। इस सब के बाद भी फैक्ट्री में टैंक्स की सफाई का काम चला था तकरीबन 1 महीना, और स्कूल कॉलेज सब बंद रहे थे। उस दौरान हेलीकॉप्टर से फैक्ट्री के आसपास के इलाके में पानी का छिड़काव होता था। हम घर में पानी की बाल्टियां भरकर और गीले टॉवल लेकर बैठते थे कि अगर गैस रिसाव हुआ और सायरन बजा तो तुरंत मुंह पर टॉवल रखकर शहर से दूर भाग जाना है। पापा भी ऑफिस में अपने कमरे में पानी की बाल्टी और टॉवल रखते थे। ऑफिस की गाड़ी और ड्राइवर तैयार रहते थे कि अगर सायरन बजा तो तुरंत भागना है। बहरहाल शहर ने उस भीषण त्रासदी को झेला, और अगर गैर सरकारी आंकड़े की माने तो उनके हिसाब से तकरीबन 15,000 लोग उस समय मरे और हजारों लोग स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से आज तक जूझ रहे हैं। लेकिन उस रात हवा का रुख दूसरी ओर का था, इसलिए हम लोगों पर उस जहरीली गैस MIC यानी कि मिथाइल आइसोसाइनेट का जरा भी दुष्प्रभाव नहीं पड़ा। न सिर्फ हम सकुशल रहे, बल्कि हमें तो हल्का सा आभास तक नहीं हुआ। इस पूरे घटनाक्रम को देखते हुए कौन सा मुहावरा आता है आपके मन में? तो बूझिए आज के मुहावरे को और कमेंट करके हमें बताइए कि ये कहानी किस मुहावरे पर आधारित है। और अब विदा लेने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारी पिछली कहानी नई दिशाएं में आस्था और उसकी तीनों सहेलियां गरिमा, अदिति और हिमांगिनी ये बात अच्छी तरह समझ गई थी कि नौकरियों का तो ये हाल है कि 1 अनार 100 बीमार। तो मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए विदा।